तो देखो, आज आप पढ़ने वाले हो ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर 1 का जो नाम है रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन अभी आप क्या पढ़ने वाले हो? पहले रिलेशंस के बारे में, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है उसमें आप फंक्शन पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिलेशन है वो होता क्या है और कौन कौन से टाइप के रिलेशन होते हैं, कैसे रिलेशन बनता है, उन सब चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, तभी जाके आप इन चैप्टर को समझ पाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे। तो रिलेशन का सिंपल सा मतलब बहुत सिंपल तरीके से अगर बोला जाए, जो कार्टेशियन फॉर्मेट होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जो होता है इज रिलेशन होता है। अगर सिंपल उसमें बोला जाए तो रिलेशन आपका एक तरह से यही होता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। यानी कि इसमें आपके पास बहुत सारे रिलेशन आ सकते हैं। दो सेट्स के बीच में अगर मुझे रिलेशंस निकालने हैं तो क्या होगा, वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कराएंगे तो हमें रिलेशंस मिलेंगे उसके। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर दो सेट हमारे पास ए एंड बी है, या ए टू बी में अगर मुझे रिलेशन चाहिए, ए टू बी में मुझे एक रिलेशन चाहिए, तो उस रिलेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सच ए वे दैट कि आर जो रिलेशन होगा इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यही होता है आपका रिलेशन। ठीक है, रिलेशन का मेन फॉर्म जो है वो यही है। अब इसमें दो तीन चीजें और आती है। ये आपका जो है रिकैप्सुलेशन, एक तरह से जो भी आपने क्लास 11 में पढ़ा है वही सारा कुछ जो है रिवाइज किया जा रहा है, क्योंकि इन सारी चीजों को दोबारा यूज करना है इन चीजों में। तो ए से बी में अगर आपको रिलेशन चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ए जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट को कभी कभी आप सिंपली ऐसे भी यूज करते हो। ठीक है, ये भी सबसेट है और ये भी सबसेट है। ठीक है, एनसीईआरटी आपको इसे यूज करता है तो आप वही यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वही हमारा रिलेशन होगा। अब कुछ इसमें पॉइंट्स आ जाते हैं कि इफ नंबर ऑफ ए को मैंने अगर मान लो कि m माना, एंड जो नंबर ऑफ बी है उसको आपने n माना। नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। अगर आपके पास ये है तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आएगा, टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m इंटू n। ठीक है, 2 रेज टू द पावर m इंटू n, ये इसका टोटल रिलेशन होगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन से इतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है आपके बन सकते हैं। ठीक है, और ये तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मैंने बताया है। इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, अगर इनको आप जो है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो मैं यहां लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू m इंटू n। ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपको ए क्रॉस बी में मिलेंगे उसका 2 रेज टू द पावर m इंटू n जो होगा नंबर ऑफ रिलेशंस मिलेगा। यानी होता क्या है, जो रिलेशन है वो एक तरह से पावर सेट होता है ए क्रॉस बी का। क्या होता है, ए क्रॉस बी का पावर सेट होता है। ठीक है, तो याद है ना पावर सेट कैसे निकालते हैं संदीप? तनु? हाँ भैया पता है। अब देखो, रिलेशन क्या जाना तुमने कि जो रिलेशन है आर वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का।
या फिर आप यू कह सकते हो कि जो रिलेशन बनता है वो पावर सेट होता है ए क्रॉस बी का। अब यहां पे किया जाता है डोमेन क्या होता है फिर देखो, तो डोमेन क्या होता है? डोमेन जो भी आपने रिलेशन निकाला था, ठीक है, उस रिलेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट आपका जो एलिमेंट है या फर्स्ट कंपोनेंट जो है वही आपका डोमेन होता है। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हो कि डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर जो होगा वो इस तरीके से डिफाइंड होगा कि वो एक एलिमेंट होगा इन सच दैट ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी क्या है, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर है। किसके लिए? आर के रिलेशन का, जो जो भी हमारा आर एक रिलेशन है, उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ए कॉमा बी है। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वही आपका क्या होगा, डोमेन होगा। केवल जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आपका डोमेन होगा। यानी आप कह सकते हो जो इनपुट होता है वही आपका क्या होता है, डोमेन होता है। आई बात समझ में? तो इसे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर मान लो कि आपके पास सेट ए था, क्या था, यहाँ पे दो सेट है ना, अगर दो सेट है तो आपको क्लियरली पता है कि सेट ए का जो भी एलिमेंट होगा वो पहले पोजीशन पे होगा, सेट बी का जो एलिमेंट होगा वो दूसरे पोजीशन पे होगा। तो आप ये क्लियरली कह सकते हो कि जो डोमेन है, डोमेन ऑफ आर इज द सबसेट ऑफ, केवल डोमेन ऑफ आर की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डोमेन ऑफ आर की। तो डोमेन ऑफ आर जो होगा वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ए क्या ही सारा का सारा एलिमेंट होगा ना, यानी कि इज द सबसेट ऑफ ए, द सबसेट ऑफ ए। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, मान लो कि अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसमें कुछ नंबर्स है हमारे पास 1 3 5 7, ठीक है, एक बी सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है हमारे पास 2 4 6 8, और आर आपको गिवन है 1 8 3 6 5 2 1 4, ठीक है, ये रिलेशन गिवन है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये रिलेशन है, आपको ए और बी सेट दोनों ही पता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, किसके लिए डोमेन हम कहां से निकालने वाले हैं, आर से। तो इसमें डोमेन क्या होगा, जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बने हुए हैं, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सबके क्या हो जाएंगे, उनका सेट ही डोमेन कहलाएगा। यानी कि क्या मिला हमें, 1 3 5, बस, क्योंकि हम 1 को 2 बार लिखने की जरूरत हमें नहीं है, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं भैया। संदीप? साथ साथ डोमेन के बाद आता है आपके पास रेंज। तो अगर मैं रेंज की बात करूं, जरा सा चेंज किया जाएगा तो हमारा रेंज भी आ जाएगा। ये आपको ये बताया जा रहा है, रेंज और डोमेन आपको पहले से पता है, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास रिलेशन गिवन हो तो रेंज और डोमेन कैसे आप फटाफट फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है ना? तो अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे बस ए के जगह पर आपका बन जाएगा बी, यानी कि सेकेंड एलिमेंट जो होगा आपका ऑर्डर्ड पेयर का, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो आपको कहलाता है रेंज। अरे बस समझ में? और सिंपल सी बात है कि ये किसका सबसेट होगा, बी का, यानी कि सेकेंड सेट का। अगर आपको यही चीज दिया गया है और इसका अगर मैं रेंज भी निकालना चाहूं तो रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 6 2 4, ये हमारा रेंज हो जाएगा। हाँ, इसी को आप सजा के लिख सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 4 6 और 8, ठीक है।
इससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो। आई बात समझ में? आप देखो, हमें ज्यादातर इस क्लास में जो है रिलेशंस पढ़ने हैं सेट्स के ऊपर, ठीक है ना। रिलेशन ऑन ए सेट। तो रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी सेट का रिलेशन उसी के साथ यानी कि इट सेल्फ खुद के साथ अगर निकालते हो तो वही उसका जो है रिलेशन ऑन सेट कहलाता है। यानी कि रिलेशन ऑन सेट ए की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, आप उसको ए क्रॉस ए करोगे और इसका रिलेशन इसी के साथ दिखाओगे, मतलब यही आपका जो आर होगा वो ऐसा होगा, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है ना। यानी आप ए क्रॉस ए में रिलेशन निकालोगे, उस सेट को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वो सेट का रिलेशन निकल आएगा, और उसी को हम बोलेंगे रिलेशन ऑन सेट ए। आई बात समझ में संदीप? हाँ भी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आता है आपके पास, आर। ए टू बी एज आर का मतलब क्या हुआ कि ए से बी का रिलेशन है, ए से बी का रिलेशन है। इसका मतलब ये होता है, आपको अभी पढ़ा था आपने कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। आपको पता है ना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो है डिफरेंस है ना। तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर वही मैं इसका इनवर्स की बात करता हूं, इनवर्स की बात करता हूं, तो इनवर्स के केस में हम आर को क्या करते हैं, बस आर इनवर्स बता देंगे, और आर इनवर्स क्या हो जाएगा, इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है तो वो आर है, और वहीं अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो वो हो गया इनवर्स रिलेशन। तो ये बात समझ में आई कि इनवर्स रिलेशन क्या होगा। हाँ जी, हाँ भैया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास मान लो कि आर एक रिलेशन है, इसको आप ऐसे कह लो कि अगर आर हमारे पास एक रिलेशन है ए कॉमा बी, सच दैट ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ A is the element of A and B is the element of B, तो जो R इनवर्स हो जाएगा वो रिलेशन हो जाएगा B कॉमा ए, ठीक है। B यानी कि सेकेंड सेट का जो एलिमेंट होगा वो पहले आ जाएगा, इन सच ए वे दैट, ये बात आप सेम ही लिखोगे, कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। B इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल B, ठीक है। तो इनवर्स वाले में ये है कि आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो चेंज हो जाएगा। अरे बात समझ में? हाँ भैया। तो देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रिलेशंस के लिए। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कितने टाइप्स के रिलेशंस होते हैं पता है? देखो, जनरली जो आपके पास बात की जाती है, एक तो होता है आपके पास वाइड, याद है, एक होता है आपके पास यूनिवर्सल, ठीक है ना। फिर है आपके पास आइडेंटिटी, ये तीन टाइप के जो रिलेशन मेनली जो हैं काम कैसे करते हैं और क्या होता क्या है, इसके बारे में पता करना है आपको। ये पता है आपको वाइड वाइड रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आपको आइडिया लग चुका है ना।
कि अगर आपके पास रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का या फिर ए क्रॉस ए का, क्योंकि ज्यादातर आप यहां पढ़ने वाले हो सेट ए का रिलेशन सेट ए के साथ, है ना। यानी आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए का मतलब कि जो आर होता है वो पावर सेट होता है ए क्रॉस ए का, यही होता है। तो वाइड जो रिलेशन होता है, केवल मैं इन चीजों को बता रहा हूं, डेफिनेशन आप बुक से लिख लेना, ठीक है ना गुड़िया। ठीक है। तो देखो वाइड को ही एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले आपने पढ़ा था सेट के लिए, सेट पढ़ा था ना, नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, ठीक है। ये सारा वाइड सेट बोलो, मतलब जो सेट का जो प्रॉपर्टी थी वही इसके पास भी, रिलेशंस के पास भी है, क्या कि वाइड, नल, एम्प्टी, इनमें से कुछ भी बोल लिया जाए, वैसे रिलेशंस होते हैं। और ज्यादातर इनको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो फाई से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। यानी क्या होना चाहिए कि फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब क्या कि वैसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, वैसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, दोनों या फिर खुद के सेट हैं तो खुद के सेट में से, यानी ए क्रॉस ए के सबसेट जो भी आप बनाओगे, जो भी उसका पावर सेट बनाओगे, कोई भी एलिमेंट उस आर में यानी उस रिलेशन में नहीं होगा, वही होगा क्या आपका एम्प्टी सेट। आई बात समझ में। तो देखो अगर एग्जांपल देखोगे, इनको हटाता हूं, जैसे सपोज कर लो आप कि आपके पास एक सेट ए है, 1 2 3 4 5, और आपसे एक रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन जो है इस तरीके से डिफाइंड है, लाइक a comma b in such a way that a minus b is equal to 12, ठीक है। और आपको ये पता है कि जो a और b होता है वो किसके एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको सेट a से ही निकालना है ना, क्योंकि r से, r जो है वो कहां से बना हुआ है, a से बना हुआ है, यानी a क्रॉस a के एलिमेंट ही होंगे इसके अंदर। अब एक बात बताओ, क्या आपको इनमें से किसी भी एलिमेंट को यूज करके, किसी भी दो एलिमेंट को यूज करके क्या इस आर के कंडीशन को फॉलो करवा पाते हो क्या? किसी भी दो एलिमेंट को यूज करके क्या ये कंडीशन फॉलो हो पाता है क्या हमसे? हो पाएगा क्या इनको देखते हुए? क्या नहीं। मतलब है कि आप किसी भी दो एलिमेंट को ले लो और उनका माइनस करो, तुम्हें 12 मिलना चाहिए, तो आपको दिखाई दे रहा है कहीं नहीं मिलने वाला। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि a कॉमा b इज द नॉट एलिमेंट ऑफ r, जबकि a एंड b आर द एलिमेंट ऑफ a, सो r इज वाइड या फिर नल या फिर एम्प्टी रिलेशन। आई बात समझ में। तो इसका सेकंड क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट पढ़ा था ना आपने, हाँ गुड़िया, यूनिवर्सल सेट पढ़ा था आपने, हाँ। क्या होता है वो? उसमें यही होता है ना कि इसके आपके अंदर पास सारे जितने, हाँ मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ए है, बी है, सी है, मल्टीपल सेट्स है आपके पास, तो इन सबके एलिमेंट जो हैं वो किस में होने चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट यू में होने चाहिए, वही यूनिवर्सल होता है। किसी भी सेट में जिसमें इन तीनों के एलिमेंट्स होंगे और बाकी कोई सेट नहीं है हमारे पास, तो वो यू क्या कहलाएगा, उस टाइम के लिए यूनिवर्सल होगा। तो यहां भी यूनिवर्सल का मतलब यही है, यूनिवर्सल रिलेशन भी जो है वो वैसा ही रिलेशन है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एक आर हमारे पास, कोई भी हमारा आर है, वो डिफाइंड है इस तरीके से कि
जो आर के पास जो एलिमेंट्स आएंगे, आर के पास जो एलिमेंट आना चाहिए वो टोटल ए क्रॉस ए है। आर के पास जो एलिमेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ए क्रॉस ए। मतलब ए क्रॉस ए, आपको पता है कि ए क्रॉस ए जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो आर एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। आई बात समझ में? मतलब आर एक ऐसा रिलेशन है किसी सेट ए के लिए कि ए के सारे एलिमेंट खुद के साथ, सभी के एलिमेंट मतलब सब के सब जो है सबके साथ रिलेशन रखते हो। मतलब सारे के सारे रिलेशन जो है वो उसके साथ मिलने वाले हैं, कोई भी ऐसा छूटने वाला नहीं है। सारे मतलब सारे एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देखो इसके लिए। क्या है आपके पास, एक सेट ए है हमारे पास, हमें इसी का रिलेशन निकालना है। और क्या है इसके पास एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट है। और आर डिफाइंड है, ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, मतलब आर सच दैट a minus b, the mod of a minus b should be greater than or equal to 0। ठीक है, a minus b क्या होना चाहिए कि उनका जो डिफरेंस है वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रही है? तो क्या क्या इसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज कर सकते हो आप? तो आप यहां कह सकते हो कि a और b जो एलिमेंट है वो एलिमेंट होंगे आर के इन ईच एंड एवरी केसेस, यानी फॉर ऑल द सिचुएशन वेयर a एंड b आर द एलिमेंट ऑफ a। देखो तो आपने यहाँ पे 1 रखा और यहाँ भी 1 रखा, 1 माइनस 1 क्या आया, 0, 0 के बराबर है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा है। अगर मैंने यहाँ 1 रखा, यहाँ 2 रखा, -1 आएगा, फिर से वो प्लस में हो जाएगा, तो अगेन वो 0 से बड़ा है ना? तो बाकी कोई भी नंबर इसमें से रख सकता हूं मैं। मुझे दो ऑर्डर्ड पेयर रखने थे इसमें से, तो दो में से दो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रख सकता हूं। सारे एलिमेंट जो है खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं, यानी पहला ये कंडीशन अगर मैं कहूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे के सारे एलिमेंट जो है आपस में रिलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? और इसके बेस पे मैं कह सकता हूं कि ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। कह सकता हूं ना कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो खुद से रिलेट कर रहे हैं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आर इज नथिंग ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, है कि नहीं? और यही तो हमने कहा था कि जो हमारा आर होना चाहिए वो ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट, मतलब ए के साथ जितने रिलेशन बना सकते हो वो सारे के सारे उसमें होने चाहिए। और ए के साथ हम मैक्सिमम कितने रिलेशन बना सकते हैं, जो ए क्रॉस ए का रिजल्ट आएगा, है कि नहीं? तो इसका क्या मतलब है कि सारे के सारे रिलेशन इसके पास मौजूद है, इसके बाद और कोई रिलेशन नहीं बचेगा जो हमें कहीं और से मिले। आई बात समझ में? इसलिए हम कह सकते हैं कि आर इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। दो रिलेशन आपने अभी पढ़ा आपने, कौन कौन सा? एक तो यूनिवर्सल रिलेशन और एक वाइड रिलेशन। और यहां पे ये क्लियर है कि जो आपका वाइड रिलेशन होता है वो सबसे छोटा रिलेशन होता है, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता, है कि नहीं? वाइड रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं होता क्योंकि उसको नल सेट, नल आप रिलेशन बोल सकते हो या फिर एम्प्टी रिलेशन बोलते हो, है ना? और यूनिवर्सल में क्या होता है कि किसी भी सेट के लिए यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो अल्टीमेट है, मतलब इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। यानी सबसे बड़ा अगर बिगेस्ट रिलेशन की बात की जाएगी तो यूनिवर्सल होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट की अगर बात की जाएगी तो वो आपका नल रिलेशन होगा। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन को, जहां पे कंपेयरिंग क्वांटिटी के बारे में बात की जाएगी कहीं पे, तो वहां पूछ सकता है कि सबसे जो बिगेस्ट रिलेशन होता है वो कौन सा हो सकता है किसी सेट के लिए,
और किसी सेट के लिए जो है सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन कौन सा हो सकता है, तो यही दो है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, नल, और सबसे बिगेस्ट कौन सा है, यूनिवर्स। देखो जो थर्ड है आपके पास वो है आपका आइडेंटिटी। नाम से क्या समझ में आ रहा है, नाम से तो क्लियरली समझ में आया ना। आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, सिंगल, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है जब कहीं पे किसी सेट में आर इस तरीके से डिफाइंड हो कि आर डिफाइन या आर डिफाइन एज सच दैट ए कॉमा ए, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। जिस सेट की बात की जा रही है उसकी बात वो है वहां पे, ठीक है ना। तो ज्यादातर आइडेंटिटी रिलेशन को हम आई ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई जगहों पे मिलता भी है, बुक्स में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये है आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ ही रिलेशन होता है, बाकी किसी के साथ रिलेशन नहीं होता। ध्यान रखना है इसमें कि आइडेंटिटी रिलेशन कहता है केवल खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, यानी वन का रिलेशन वन के साथ होना चाहिए, बाकी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बता सकते हो क्या मेरे को आइडेंटिटी रिलेशन के लिए। अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था, मान लो कि ए आपके पास 1 2 3 4 है, ठीक है, और आर को डिफाइन किया गया है ए कॉमा बी इन सच दैट ए माइनस बी शुड बी इक्वल टू 0, है ना। अगर मैंने ऐसे डिफाइन किया तो आपको इसको देख के नहीं बताना है कि ए और बी यहां पर डिफरेंट डिफरेंट है, नहीं। ए और बी डिफरेंट डिफरेंट आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि ये आर को डिफाइन किया गया है। अब ए और बी आपको क्या यूज करना है, आपको ऐसे यूज करना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया जा सके, वो आप यहां से यूज करोगे। तो एक बात बताओ, आप इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज कर सकते हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, संदीप बताओ तो। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, चलो यहां पे हम ऐसे बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। सिंपल तरीके से अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी क्या आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप ऐसे ही देख लो यार कि a माइनस बी शुड बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि a शुड बी इक्वल टू बी। तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यानी a इक्वल टू बी रखना पड़ेगा, है कि नहीं। इतना कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना तनु। तनु इसमें क्या मिलेगा आपको, बोलो, केवल यही मिलेगा ना। वन का रिलेशन वन के साथ होगा, टू का रिलेशन टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, फोर का फोर के साथ, यही मिलेगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन आपसे यही कहता है कि उस जो भी एलिमेंट है उनका रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, बाकी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बाकी किसी से उसको कोई मतलब नहीं है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। समझ लो कि जो पहले थे आपके तीन रिलेशन वो बहुत छोटे रिलेशन है, मेन जो रिलेशन है वो आगे आने वाले ये तीन रिलेशन जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट बस इनको समझते चलो अच्छे तरीके से। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो कहता है कि इफ मैं आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन नहीं लिखने वाला, केवल इसका जो मेन डेफिनेशन कोर पॉइंट है वो बता रहा हूं, ठीक है ना। आर इज रिफ्लेक्सिव, अगर मैंने बोला कि आर एक रिफ्लेक्सिव है तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि a कॉमा ए इज द एलिमेंट ऑफ आर
फॉर ऑल ए इज ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि किसी भी सेट ए के लिए, किसी भी सेट ए के लिए अगर ए में मान लो 1 2 3 एलिमेंट है, तो आर जो होगा उसमें कंपलसरी है कि ए और ए, यानी कि ए का रिलेशन ए के साथ होना ही चाहिए फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ए। मतलब कि 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, सॉरी 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, ये कंपलसरी है कि ये तीनों होनी चाहिए। हाँ, इससे ज्यादा भी अगर हो जाए, अगर मैंने इनसे ज्यादा भी जोड़ दिया, जैसे 1 कॉमा 3 अगर मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, या फिर 2 कॉमा 3 जोड़ दिया, अगर ये एक्स्ट्रा रिलेशन है इसके साथ तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तीन जो हैं, यानी कि जो भी एलिमेंट इसके सेट में हैं, उनका रिलेशन खुद के साथ होना ही चाहिए। एक्स्ट्रा है तो चलेगा, बात समझ में आ रही है ना? लेकिन जो हमारा आइडेंटिटी था उसमें क्या प्रॉब्लम थी? उसमें कहता था कि नहीं, खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, एक्स्ट्रा रिलेशन से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये क्या कहता है? एक्स्ट्रा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। तो दोनों सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं भैया। एक और चीज देखो कि सपोज करो कि आपके पास ये सेट नहीं दिया गया है और मैंने इसको हटा दिया और मैंने यहां पे क्या किया, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4 और 4 कॉमा 4, ये रिलेशन लिख दिया। अब मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारा जो रिलेशन है जो मैंने लिखा है यहां पे, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हाँ जी तनु, है या नहीं है? है। है। संदीप ने बोला नहीं है। कैसे नहीं है संदीप? इसमें ए का ए के साथ होना चाहिए ना, तो इसमें 3 और 3 तो है ही नहीं। गुड। इसमें एक एलिमेंट 3 है। अगर कोई भी एक एलिमेंट 3 है या कोई भी एलिमेंट, इसमें जो भी एलिमेंट है, आपको ये पता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो अपने सेट के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। जो ओरिजिनल सेट होगा उसका रिलेशन, उसका एलिमेंट तो होगा ही होगा। यानी यहाँ पे एक 3 आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है जिसका रिलेशन खुद के साथ नहीं है। इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? 3,3 इज द एलिमेंट ऑफ आर होना ही चाहिए। तो बात समझ में आई कि किसी रिलेशन को डायरेक्टली रिलेशन को देख के कैसे आप पता करोगे कि वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? क्योंकि हर बार आपको जो है सेट नहीं दिया गया होगा, आपको डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा या रिलेशन के कंडीशंस मिलेंगे और उन कंडीशन को देखते ही बताना है आपको कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। इसलिए आपको प्री कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। नेक्स्ट है आपके पास साइमेट्रिक। साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक से क्या समझ में आ रहा है? साइमेट्रिक का मतलब जो बोथ साइड इक्वल हो, ये कहने का मतलब होता है ना। तो इसका डेफिनेशन समझो हाँ भैया। कि किसी भी रिलेशन को साइमेट्रिक रिलेशन हम तभी बोलेंगे अगर सपोज करो कि अगर आपके पास a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर है, मतलब किसी रिलेशन में a एंड b एलिमेंट है उसके, तो ये इंप्लाई करना चाहिए, इट मस्ट इंप्लाई दैट b कॉमा a इज द एलिमेंट ऑफ आर। मतलब इसके होने से ये होना चाहिए, कंफर्म है, इसका होना बनता है। अगर ये है तो सही है, अदरवाइज गलत है। किसके लिए? तो फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है ना? ए और बी जो है एलिमेंट है किसके? सेट के। तो ये इनका कंडीशन है। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है लेकिन ज्यादा प्रॉपर वे में यही है। डेफिनेशन आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें?
फॉर एग्जाम्पल के मुझे तौर पे अगर देखा जाए, मैंने कहीं पे बोला आपको कि अगर R123443 और साथ में एक और मैंने बोला R123421 और 43। अब मुझे बताओ कि इन दोनों ही रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा है? सेकंड वाला। सेकंड वाला आपको सिमेट्रिक रिलेशन है, दूसरा वाला नहीं है। दूसरा वाला क्यों नहीं है? 1 2 है और 2 1 भी होना चाहिए ना। हाँ, मतलब ये 1 2 है हमारे पास, लेकिन इसका रिवर्स जो है वो हमारे पास नहीं है। 2 1 भी जो है इसके एलिमेंट होने चाहिए थे, तभी ये सिमेट्रिक होगा। आई बात समझ में? तो सिमेट्रिक का बस ये सिंपल सा फंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। देखो, जो थर्ड रिलेशन है, मतलब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है आपके पास? ट्रांजिटिव रिलेशन। जो इसका डेफिनेशन है वो क्या कहता है आपसे कि कोई भी रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन तभी होगा, एनी रिलेशन विल बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, जैसे सपोज करो कि अगर ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ आर, अगर ए और बी एलिमेंट है आर के, एंड केवल एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, दो कंडीशन। मतलब क्या कि जो बी है, सेकंड पोर्शन, जो सेकंड एलिमेंट है इसका, वो अगर वो एलिमेंट किसी सी एलिमेंट से रिलेट करता है, तो यहां पे एंड का सिंबल है, बी जो है किससे रिलेट कर रहा है? सी से, इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो दिस इंप्लाई दैट कि बी एंड सी आर द एलिमेंट ऑफ आर। द सेम थिंग कि अगर ए इज द फ्रेंड ऑफ बी एंड बी इज द फ्रेंड ऑफ सी, तो यू कैन से दैट बी एंड सी आर द फ्रेंड्स। बात समझ में आ रही है कि अगर आपके पास एक ए है, वो फ्रेंड है बी का, और बी फ्रेंड है किसका? सी का, तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि ए एंड बी जो है आपका, ए और सी जो है आपका किसका होगा? आपस में रिलेशन फ्रेंड्स ही होंगे, कह सकते हैं ना? एक मिनट का, हमने कहीं हाँ मिस्टेक कर देखा दिया? था। लो, अब सही कर दिया। कोई हाँ प्रॉब्लम है? वो ए की जगह पर हमने बी लिख दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, अगर ए, इफ ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ आर एंड बी एंड सी आर द एलिमेंट ऑफ आर, देन इट मस्ट इंप्लाई दैट ए एंड सी, फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो होना चाहिए, वो भी आपस में रिलेट करनी चाहिए। यही ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं है भैया। अब जो ये तीन रिलेशन आपने पढ़े हैं ना, कौन कौन से तीन रिलेशन पढ़े हैं लास्ट में? मैं इनको रब करके दोबारा लिख रहा हूं। कौन कौन से तीन रिलेशन पढ़े हैं? एक आपने पढ़ा है रिफ्लेक्सिव, एक पढ़ा है आपने ट्रांजिटिव, और एक पढ़ा है सिमेट्री, है ना? ये तीन रिलेशन जो आपने पढ़े हैं, इस तीनों को अगर कोई एक ही कंडीशन कोई इन तीनों को सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, एक खास रिलेशन का नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। आई बात समझ में? यानी कि इफ एनी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर आपसे पूछा जाए, बोल दिया जाए कि क्या कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो हम कहेंगे क्या कि एनी रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ दे सेटिस्फाई द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव कंडीशंस। तो सॉरी, हाँ ठीक है, मैंने ऊपर नीचे बोल दिया। समझ में आई कि अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसको क्या करना पड़ेगा?
रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और साइमेट्री, इन तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ